हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें मेनली हमारा फोकस रहता है जीएनएम और सीनेट जैसे एग्जाम्स पर। इसके अलावा भी जो एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स भी हमारे चैनल पर आती रहती हैं। अभी हमारे चैनल पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग आपके एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो पहले आ चुके हैं और जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में हमने सबसे पहले एक चैप्टर अपना कवर किया, जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसके 3 लेक्चर आए। अभी हम लोग दूसरा लेक्चर कवर कर रहे थे, ये बायोलॉजी के सिलेबस का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने अभी तक 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। तो जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 44 मिनट्स ऐसे हैं। तो जो आज का लेक्चर है वो थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस हो चुके हैं। आज हमको उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि हम लोग 20 क्वेश्चंस देखते हैं एक इसमें चैप्टर में, लेकिन हम लोग 40 मिनट्स का टाइम क्यों ले लेते हैं। तो मेनली फोकस हमारा रहता है हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए, थ्योरी को रिवाइज करते हुए क्वेश्चन से आगे बढ़े, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज अगर सिर्फ ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो शायद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इनको सॉल्व करने में। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, थ्योरी को रिवाइज करना है, एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो सब भी देखते हुए चलते हैं ना हम लोग लेक्चर में, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू करनी है, टीचर्स की हेल्प से करनी है, तो आप हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल पर जाकर पेड बैचेस चेक कर सकते हैं। वहां पे आपके बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस करा रहे हैं, टाइमली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आपको इन सब चीजों का फायदा मिलेगा और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो तैयारी रैंडमली नहीं करी जा सकती ना, हम लोगों को बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ता है एग्जाम के लिए। तो एक बार आप ऐप पर जाकर पेड बैचेस को चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए आपको अलग अलग सोर्सेस पे जाके देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रहता क्या है, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आने लगेगी अलग अलग एग्जाम्स की, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग कॉलेजेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीजें, डेट्स क्या है इंपॉर्टेंट, ये सब। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी चैनल पे भी टीचर्स अपडेट्स देते रहते हैं। इसके अलावा आप फोकस करें आज के लेक्चर पे, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। आई होप कि आपने पहले के 2 लेक्चर्स देख रखे होंगे। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स देख रखे हैं तो आपके जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर होंगे ही होंगे, लेकिन हमने पहले मेजर प्रोसेसेस जितनी भी है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्टिलाइजेशन है, और जितनी भी कवरिंग्स है एग के बाहर, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, डिफरेंस क्या है, और डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, जो भी हम लोगों को यहाँ पे चीजें पढ़नी है इनके बारे में, एनाटॉमी के बेसिस पे, मतलब कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हैं उसकी डिटेल्स भी पढ़ी हुई हैं। तो उसी से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, इसीलिए पहले के लेक्चर्स थोड़े से लेंदी भी रहे हैं। आज का लेक्चर देखते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो टाइम कम ही लगेगा। तो अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देख लीजिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि आई होप आपने ये चैप्टर पहले कहीं से पढ़ भी रखा होगा। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग या किसी टीचर से या अपने आप से पढ़ रखा होगा अगर आपने, तो आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक रिवीजन ज्यादा लगेगी, और वो ज्यादा अच्छी चीज है। एग्जाम से पहले सारा रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। वर्षा भारद्वाज दिस साइड। तो हम लोग 20 क्वेश्चंस आज भी देखेंगे और ट्राई करेंगे कि जल्दी उनको कवर करें। नंबर 41 में हमसे बोला है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। तो हमें वो हार्मोन्स बताने हैं जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच एंड एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। 2 ऑप्शंस आप डायरेक्टली यहाँ से कट आउट कर सकते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ठीक है, लेकिन एलएच जो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये तो मेल्स का हार्मोन है जो मेल्स में इफेक्ट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। ये फीमेल्स में इसका रोल नहीं है ना। यहाँ पे अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहीं नहीं पढ़ा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने 4 हार्मोन्स का रोल पढ़ा, पहला एफएसएच, फिर एलएच, फिर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये 4। तो हमें इन्हीं 4 में से वो बताने हैं जिनके थ्रू ये पूरी प्रोसेस रेगुलेट हो रही है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन कहाँ पड़ा है? प्रोलैक्टिन होता है मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में, ऑक्सीटोसिन किस लिए होता है? ये चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन के टाइम पे पढ़ा है, तो ये भी यहाँ नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे, एफएसएच और एलएच और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन।
तो देखिए, सबसे पहले जो प्राइमरी ऊऊ साइट है, जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है, वो अरेस्टेड होता है प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में। तो वो प्यूबर्टी के टाइम पे जब इंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन निकलता है, वो इफेक्ट करता है इन पे। एफएसएच का मतलब क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल्स पे काम करता है, फिर ये फॉलिकल्स डेवलप करती हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फिर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज क्यों होता है? जिस चीज को मेनली ओव्यूलेशन बोलते हैं, oogenesis की प्रोसेस में ओव्यूलेशन बोलते हैं ना, ओव्यूलेशन कब होता है? जब एलएच सर्ज होता है, ठीक है। तो यानी एफएसएच से फॉलिकल्स मैच्योर होंगी, एलएच से ओव्यूलेशन होगा। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बाद में आते हैं, क्यों? जब डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं ये रिलीज करती हैं ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम जब रिग्रेस ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो इन्फ्लुएंस किसका है? रेगुलेशन किससे हो रही है? देखिए, रेगुलेशन का मतलब है जिसके हिसाब से पूरी साइकिल चले। जब एफएसएच निकलेगा तभी फॉलिकल्स आगे मैच्योर होने लगेंगी, डेवलप करने लगेंगी, यानी वो फॉलिकल स्टिमुलेट कर रहा है, पहले उसका काम है। जब एलएच रिलीज होगा उसी टाइम पर आपका ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा, यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, यानी ये रेगुलेट कर रहे हैं साइकिल्स को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इजी है कंफ्यूज हो जाना प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन से, लेकिन आपको इनमें ध्यान रखना है रेगुलेशन वर्ड पे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमें इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? रेगुलेशन। पूरी प्रोसेस को नियंत्रित कौन कर रहा है? तो नियंत्रित तो मेन रोल किसका आ रहा है? पहले एफएसएच आ रहा है, एलएच, इन्हीं का मेन रोल है, बाद में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रोल है ना। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे बोला है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे रिस्पॉन्सिबल होता है जो यूट्राइन मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए। देखिए, सबसे पहले जब एक फुली डेवलप्ड फीटस होती है, फुली डेवलप्ड हो गया है चाइल्ड, उस टाइम पे प्लेसेंटा से और उसके थ्रू एक न्यूरो एंडोक्राइन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनता है। उसके बाद में जो मदर की पिट्यूटरी है, जिसको एनसीईआरटी लिखती है मेटर्नल पिट्यूटरी, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है। उस ऑक्सीटोसिन से जो यूट्रस की मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, जिससे कि चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस हो पाए, जिसको बोलते हैं ना बेबी एक्सपेल्ड आउट, उसको बाहर निकालना। तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स के लिए। तो ऑक्सीटोसिन ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, ये सही ऑप्शन है। चाइल्ड बर्थ के लिए साइंटिफिक टर्म क्या यूज किया गया एनसीईआरटी में? पार्च्यूरेशन। तो ये वर्ड भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग अलोंग विद ब्लड। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बेसिस ही यही है। हर महीने यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर जो है, एंडोमेट्रियम लेयर रीजनरेट होती है, हार्मोन्स का चेंजेस आता है पूरा, और हर महीने अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो वो लेयर शेड ऑफ हो जाती है, यानी बॉडी से जो एंडोमेट्रियम में ब्लड इकट्ठा किया गया था, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता और फीटस बनती, चाइल्ड बर्थ होता, तो उसके लिए जो चाइल्ड को नरिशमेंट देने के लिए एक लेयर बनाई गई है। जब नहीं हो रहा फर्टिलाइजेशन तो उसको बॉडी से बाहर निकालना है, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, वो ढूंढना है। तो पहला है ओव्यूलेशन, नहीं, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी, फर्टिलाइजेशन नहीं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुएशन सही है। इसमें यूट्रस की जो लाइनिंग है कौन सी लेयर शेड ऑफ होती है? एंडोमेट्रियम लेयर शेड ऑफ होती है। इम्प्लांटेशन नहीं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं जब ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेडेड कर दिया जाता है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए हम लोग। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वेयर द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स एंड डेवलप्स इज कॉल्ड। तो अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि जो पहले क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं उसका रेफरेंस काम आ जा रहा है दूसरे क्वेश्चन में। तो ऐसे ही होता है जब हम लोग सारी चीजें पढ़ते हुए चलते हैं तो एक से एक कनेक्ट होकर हम सारी चीजें याद रहने लगती हैं या हमारे काम आने लगती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में जो क्वेश्चन मेन है, आपसे मेन पूछा गया है कि फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट किस लेयर में करते हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर में ही जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका इम्प्लांटेशन होता है, उसको टिक कर देंगे। मायोमेट्रियम जो है ये मिडिल लेयर है और पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है यूट्रस की। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड ओवेरी। तो इसमें बेहतर होता अगर ये रेस्पेक्टिवली भी लिख देते। तो देखिए, टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो ऑप्शन हमें ऐसा मिल जाएगा वही हम टिक कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है सिर्फ ईस्ट्रोजन। तो क्या सिर्फ ईस्ट्रोजन मतलब ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है टेस्टिस से भी? तो ऐसा तो नहीं है।
फिर टेस्टोस्टेरोन क्या, टेस्टिस और ओवेरी दोनों से ही टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं है। एलएच, एलएच तो निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, एलएच को यहाँ लिख लीजिए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। तो हमें वो चाहिए जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों को कवर कर ले, यानी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ओवरी से निकलेगा ईस्ट्रोजन और टेस्टिस से निकलेगा टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46, द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं इसको। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मिल जाना। फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है, जाइगोट, जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का। जितनी बार हम ये चीजें रिपीट करेंगे ना, उतनी बार में ये टर्म्स हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे, और फिर हमको एग्जाम के टाइम पे इनको रिकॉल करने में देर नहीं लगेगी, ना ही एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करने में देर लगेगी। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फीड होने लगेंगी हमारे दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 47, Which of the following is a primary organ of the female reproductive system? प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है भाई, सबसे पहले हर लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी ऑर्गन का मतलब है जो फीमेल गैमेट बनाए, फीमेल्स में बोल रहे हैं तो फीमेल गैमेट बनाए, और इसके अलावा जो फीमेल में मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है उसको बनाएगा, तो मेन यही है। तो फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम, और ये हार्मोन कौन सा रहेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो ये कौन बना रहा है, ओवेरी। बहुत सिंपल था, सबसे पहले हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। वजाइना का काम क्या होता है, जब इंसेमिनेशन के टाइम पे स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वजाइना के थ्रू जाते हैं। यूट्रस का काम क्या है, ये इसमें एंडोमेट्रियम लेयर है, जो कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका रोल है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फीटस के डेवलपमेंट पर बाद में चाइल्ड बर्थ के टाइम पे रोल है। टेस्टिस, टेस्टिस तो मेल्स में होती है, मेल्स में ये प्राइमरी ऑर्गन है। तो इसी के साथ अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो इसमें पूछा हुआ है कि विच फेज इज आल्सो नोन एज द प्रोलिफरेटिव फेज। तो जैसा कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। ओवरी में अलग इवेंट्स चल रहे हैं और यूट्रस में अलग इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो उन इवेंट्स के बेसिस पर फेजेस को नाम दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग ओवरी की बात करें तो सबसे पहले ओवरी में भी मेंस्ट्रुअल फेज है, 1st to 5th डे, और यूट्रस में भी मेंस्ट्रुअल फेज है। लेकिन ओवरी में जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज ओवर हो गया, 5th डे के बाद से 14th डे तक ही चलता है फॉलिकुलर फेज। क्यों, क्योंकि एफएसएच के कंट्रोल में फॉलिकल्स डेवलप करती हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, टर्शियरी और ब्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। फिर एलएच के सर्ज में, मतलब जब एलएच हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और पीक करता है बॉडी में फीमेल्स की, तब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। अब ये भी सिमिलर है यूट्रस में भी। अच्छा, जिस टाइम पे यहाँ फॉलिकल्स बन रही थी, फॉलिक्यूलर फेज हो रहा था, यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर फिर से बन रही थी, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज। फिर दोनों जगह ओव्यूलेटरी फेज आया, अभी ओवेरी में कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, तो उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। और जो यूट्रस है वहां पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम से, उसकी वजह से एंड्रोमेट्रियम की जो लेयर है वो मेंटेन रहती है। तो 1 by 1 समझे। तो ओवेरी में सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज है, फिर फॉलिकुलर फेज है, फिर ओव्यूलेटरी फेज है, और फिर ल्यूटियल फेज है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल्स डेवलप कर रही हैं, फिर बाद में कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं। यूट्रस में सबसे पहले जब मेंस्ट्रुअल फेज है तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही है, फिर एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो रहा है, उसको बोल रहे हैं प्रोलिफरेशन। फिर ओव्यूलेटरी फेज है, जब ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद में लास्ट में आ जाता है ल्यूटियल फेज की तरह, यहाँ बोलते हैं उसको सेक्रेटरी फेज यूट्रस में। तो ये चार फेजेस साइमल्टेनियसली दोनों में, ओवेरी और यूट्रस में चल रहे होते हैं। हमसे पूछा है, बहुत सिंपल सा, कि प्रोलिफरेटिव फेज का अल्टरनेटिव नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है। तो प्रोलिफरेटिव फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉलिक्यूलर फेज को टिक कर देंगे। तो फॉलिकुलर फेज को टिक कर दिया। ल्यूटियल फेज किसका नाम है, सेक्रेटरी फेज का। मेंस्ट्रुअल फेज दोनों में सेम होता है, 1st to 5th डे। अच्छा, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज की टाइमिंग क्या है, तो ये 5th डे के बाद से, यानी 6th से 14th डे तक चलता है। प्रोलिफरेटिव फेज किसके लिए बोलते हैं हम लोग, यूट्रस में चल रहा होता है, इसको यहाँ लिख देंगे यूट्रस। और फॉलिक्यूलर फेज कहाँ चल रहा होता है, ये ओवेरी में चल रहा होता है। ध्यान रखने की बात ये है कि ये सारे फेजेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, मतलब साथ में पैरेलली, ओवेरी में भी चल रहे हैं, यूट्रस में भी। वहां कुछ और इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ कुछ और इवेंट्स हो रहे हैं, इसलिए इनके नाम अलग अलग हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रोवाइड्स द हार्मोनल ट्रिगर टू कॉज ओव्यूलेशन एंड द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवेरी। तो कौन सा हार्मोन है, मेन क्वेश्चन की बात यही है कि कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो जाना। सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती कौन सी फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
ओवेरी है, ओवेरी के अच्छे से लिखेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा, हाँ, ओवेरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल है, और ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन की पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो किस हार्मोन के अंडर में होती है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले क्वेश्चन में अभी पढ़ा, एलएच सर्ज। 14th डे पे एलएच सर्ज होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे। 14th डे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ऑलमोस्ट उस पे एलएच सर्ज होती है। एलएच कहाँ से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो जब एलएच हार्मोन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, और ओवेरी में से सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन गिवन है ईस्ट्रोजन, नहीं, ईस्ट्रोजन जो फॉलिकल्स डेवलप कर रही हैं वो रिलीज करती हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सही है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज तो है नहीं आंसर। आई होप अभी तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे डिटेल में। अगर नहीं आ रहे हैं तो भाई पिछले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, वहां पे इनको बहुत डिटेल में समझा है, पढ़ा है, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है हमने, तभी हम लोगों को क्वेश्चंस, जो बच्चे भी ध्यान से पढ़ रहे होंगे, पहले वाले लेक्चर्स पढ़ रखे हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग कर रखी है, एक बार कहीं से भी ये चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, बहुत इजिली सॉल्व हो जा रहे हैं, वन वर्ड टाइप्स के हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऐसा चैप्टर है, अगर आप उसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे ना, प्रोसेस में डिवाइड करके, गेमेटोजेनेसिस है, फिर इंसेमिनेशन है, फिर फर्टिलाइजेशन है, फिर इम्प्लांटेशन है, उसके बाद में पार्चुरेशन है, गेस्टेशन पीरियड बीच में, फिर पार्चुरेशन है। ये सब चीजें अगर आप ऐसे एक एक करके वन बाय वन पढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी और सारे आंसर्स आपको वन बाय वन आते चले जाएंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का रोल रहता है, इसके अलावा जो प्रोसेसेस हैं, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, वहां से, और इसके अलावा कुछ पार्ट्स की, जैसे कि इजैक्युलेटरी डक्ट हो गया है, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लेयर्स, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम लेयर्स है, इन सबको भी ध्यान रखना रहता है। बाकी लास्ट वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस यही आएंगे प्रेगनेंसी के टाइम के जो हार्मोन्स है उसके बेसिस पे। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पूरे चैप्टर के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे, 51 में हमसे बोला है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पूरी प्रोसेस चल रही होती है उस टाइम पे भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो मेंटेन करता है इस लाइनिंग को। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कहाँ से हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है इसको। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो एंडोमेट्रियम लेयर शेड ऑफ हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो एंडोमेट्रियम लेयर में ही इम्प्लांटेशन होता है फीटस का, और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट वहीं पे होता है। तो इसलिए ये लेयर इंपॉर्टेंट है। किस हार्मोन के कंट्रोल में, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कंट्रोल में। तो वही हमें ढूंढना है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं, ये मेल्स में है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स पे काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन लाइनिंग को मेंटेन करता है। ईस्ट्रोजन डेवलपिंग फॉलिकल से रिलीज होता है। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते जा रहे हैं, जिससे एग्जाम में अगर वहां से भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लें। सही ऑप्शन सही है वो तो दिख रहा है, वो तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लिया है। गलत वाला क्यों गलत है और उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स तो उनको भी ध्यान रखना है, अपने नोट्स में लिख लेना है, जिससे एग्जाम में हमको ओवरऑल सारी चीजें आती रहे। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे बोला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या होता है, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। यही 2-3 बार क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को हमको ऐसे ही ध्यान रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है और एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। अगर आगे जाके चाइल्ड की जो फीटस की डेवलपमेंट है वो होनी है, अगर नहीं होगी तो एंडोमेट्रियम शट ऑफ हो जाएगा। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, यही सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। रिलीजेस ईस्ट्रोजन टू प्रमोट फॉलिकल ग्रोथ, नहीं, ईस्ट्रोजन तो डेवलपिंग फॉलिकल से ही रिलीज हो रहा है। सेक्रीट्स एफएसएच टू स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, नहीं, ओव्यूलेशन पहली बात तो एलएच के अंडर इन्फ्लुएंस में होता है। दूसरी चीज है एफएसएच जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। कॉर्पस ल्यूटियम, हमसे यहाँ क्या बोला था, कॉर्पस ल्यूटियम का काम बोला है। तो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम, दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे। ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एलएच टू स्टॉप मेंस्ट्रुएशन, नहीं, ऐसा भी नहीं है इसका कोई भी रोल। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 53 पे। द एक स्ट्रक्चर का नाम पूछा है, इज अ टेम्परेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट्स अ ममेलियन मदर टू इट्स फीटस। तो फीटस कैसे कनेक्टेड होता है अपनी मदर से, तो ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है, वहां से क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी में जो फीटल डेवलपमेंट है वहां पे बहुत डिटेल में गिवन है, इसको हम लोग बहुत सिंपल से टर्म्स में समझ सकते हैं। देखिए, आपने पढ़ा है जब डेवलपमेंट हो रहा होता है चाइल्ड का, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एक मॉड्यूला स्टेज आती है जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं।
तो जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जब वो अपने आप को एक अरेंज कर लेते हैं स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ लिख लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट हमने पहले भी पढ़ा है। अभी इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर सेल मास, एक ट्रोफोब्लास्ट। तो इसको अगर हम ऐसे बना लें तो ये ऐसे ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं बाहर की साइड, ये ब्लास्टोसिस्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ऊपर कुछ और सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इनमें न्यूक्लियस बना लेते हैं सबसे पहले। हाँ, तो जो ये बाहर के सेल्स हैं इनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। और ये है इनर सेल मास, ठीक है, जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहा है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो हैं, इनमें से कुछ कोरियोनिक विलाई निकल आती हैं। विलाई कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है, यहीं से अगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाए तो इनको हम लोग बोलने लगते हैं कोरियोनिक विलाई। फिर ये इम्प्लांट कहाँ होता है ब्लास्टोसिस्ट जाके? एंडोमेट्रियम की लेयर में। एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रस की लेयर होती है। तो जैसे ये अगर यूट्रस ऐसे करके बना हुआ है ना, और ये एंडोमेट्रियम यहाँ पे लेयर है, यहाँ ये ब्लास्टोसिस्ट आ गया, और ये कोरियोनिक विलाई ऐसे निकली हुई है यहाँ पे, ये यूट्राइन टिश्यू के संग मिल जाती है, यानी कोरियोनिक विलाई सीवी प्लस यूट्राइन टिश्यू यूटी, इससे बन जाती है प्लासेंटा। ये एनसीईआरटी में गिवन है। इतना डिटेल में शायद आपने कभी ध्यान से देखा नहीं होगा, इसको पढ़ा नहीं होगा, पर ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये डायग्राम किसी काम का नहीं है, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आएगा, बाद में आपके कंफ्यूज कर सकता है। तो इसको लिखना है अगर आपको, तो आप ये लिख सकते हैं कोरियोनिक विलाई along with यूट्राइन टिश्यू। यूट्राइन टिश्यू मतलब जो यूट्रस के टिश्यूज हैं वो बनाते हैं मिलके प्लेसेंटा, ठीक है। अब कोरियोनिक विलाई आपको समझ में आया। ट्रोफोब्लास्ट में जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ब्लास्टोसिस्ट की आउटर कवरिंग है, जो बाहर के सेल्स है उनको बोलते हैं। तो टेम्परेरी ऑर्गन कौन सा है? प्लेसेंटा। देखिए वैसे तो ये बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा और शायद इतने डिटेल में आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पढ़ लिया है। तो ये तो होगी क्वेश्चन नंबर 53 तक की बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे बोला हुआ है कि एक्रोसोम इज फिल्ड विद। तो एक्रोसोम क्या होता है? स्पर्म का जो हेड होता है उसमें आगे तो ट्रायंगुलर न्यूक्लियस होता है, फिर उसके आगे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम में फिल्ड होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्यों फिल्ड होते हैं? क्योंकि जब ह्यूमन एग को पेनिट्रेट करना होता है, ह्यूमन एग में पेनिट्रेट करना होता है ह्यूमन स्पर्म को, तो उसके बाहर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। जो ह्यूमन एग है ना, सेकेंडरी oocyte है, उसमें जब पेनिट्रेट करना है स्पर्म को तो उसको बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करना है। क्यों? कौन कौन सी लेयर्स है? तो जैसे सेकेंडरी oocyte है, उसके बाहर सबसे बाहर तो कोरोना रेडिएटा है, फिर जोना पेलियोसिडा है, फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन है, तब आता है सेकेंडरी oocyte। तो इतनी सारी लेयर्स को क्रॉस करने के लिए इनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, यानी इनको पेनिट्रेट करना पड़ेगा। उसके लिए एंजाइम चाहिए, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम यानी कि स्पर्म हेड में। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढ लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यही सही ऑप्शन है। लिपिड्स, हार्मोन्स, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस पार्चुरेशन। पार्चुरेशन होता है क्या है? पार्चुरेशन का मतलब है चाइल्ड बर्थ। तो इसको यहाँ पे एरो बना के लिख लेते हैं। अब चाइल्ड बर्थ कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है, मतलब किसका मेन रोल है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मेन रोल होता है चाइल्ड बर्थ में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है मदर की पिट्यूटरी से। तो जो मदर की पिट्यूटरी है, जब वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस हो पाती है। जब यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो बेबी को बॉडी के बाहर पुश किया जाता है, जिसको ही पार्चुरेशन की पूरी प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने पहले पढ़ रखा है लेसन तो आपको और भी सिंपल लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे बोला है हार्मोनल सीक्वेंस इन द केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होता है? तो ह्यूमंस में, जो ह्यूमन फीमेल्स हैं, उनमें oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। जब एक फीटस की फॉर्म में है ना, एक फीमेल फीटल ओवेरी बन रही है, वहीं पे नंबर ऑफ oogonia डिसाइड हो गया, बन गई, उनसे प्राइमरी फॉलिकल्स बन गई, और वो प्रोसेस वहीं पे अरेस्ट हो गई, रुक गई प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में। जब प्यूबर्टी आती है तो वो प्रोसेस वहीं से कंटिन्यू कर जाती है, मियोसिस की जो प्रोसेस रुकी हुई है। तो उस टाइम पे सबसे पहला काम होता है क्या है? सबसे पहले आता है FSH हार्मोन, जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से आता है FSH हार्मोन। तो हम लोग लिख लेते हैं, जैसे जैसे हार्मोन्स लिखते चलेंगे सीक्वेंस बन जाएगा, और फिर उसी को हम लोग ढूंढ के टिक कर देंगे। FSH हार्मोन काम करता है फॉलिकल्स पे, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फॉलिकल्स पे काम करता है तो फॉलिकल्स डेवलप करती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल में। तो उनसे रिलीज क्या हो रहा होता है? जब वो डेवलप कर रही है, ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है। फिर LH सर्ज होता है, LH हार्मोन आया,
LH हार्मोन के आने से ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया जाता है। अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल बची, वो ट्रांसफॉर्म कर जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ हार्मोन्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब हमको ऐसा ही ऑप्शन ढूंढ लेना है। ऑप्शन 1 में सबसे पहले ईस्ट्रोजन दिया है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में भी ईस्ट्रोजन दिया है, गलत हो गया। सबसे पहले एफएसएच सही है, फिर प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन तो सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सबसे पहले एफएसएच आया, फिर फॉलिकल्स जब डेवलप हो गए तो उनसे ईस्ट्रोजन निकला, फिर एलएच आया, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो जाने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ। तो ऐसे करके ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये हार्मोन्स का सीक्वेंस आपको याद रखना है, इनके बेसिस पे आपको पूरी जो प्रोसेस है ना वो भी याद रहेगी। तो ये हार्मोन्स अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। तो ह्यूमन प्लेसेंटा से 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। बहुत बार लिख चुके हैं ये क्वेश्चन हम लोग, इसको आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो इसमें से नहीं है वही ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले काम करते हैं यार, लिख ही लेते हैं रिलीज होते कौन कौन से हैं। ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेन फीमेल्स हार्मोन होते भी हैं। तो कौन सा नहीं रिलीज हो रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एलएच। एलएच कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से फीमेल में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। स्पर्मिएशन में कहाँ से रिलीज होते हैं स्पर्म्स, तो जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं तो सबसे पहले होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें मियोसिस की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। उसके बाद में होता है स्पर्मियोजेनेसिस, जहां पे मैच्योरेशन हो रहा है स्पर्म्स का। और स्पर्मिएशन की प्रोसेस क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हमें वही ढूंढ लेना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ऑप्शन नंबर 1 में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, अगर आपने पहले लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मेल्स में टेस्टिस हैं उसमें 250 कंपार्टमेंट्स हैं, जिनको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। तो उन स्पर्म्स को रिलीज करना होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और उसी प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोल देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 या ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं 59th क्वेश्चन पे। लेक्चर के एंड की तरफ आ गए हम लोग, बस 2 क्वेश्चन बचते हैं। अ ह्यूमन फीमेल रीचेस मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, यानी कि जितनी भी फॉलिकल्स बनी थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो सारी खत्म हो गई हैं, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से नहीं चलेगी। तो मेनोपॉज होता है अराउंड द एज ऑफ 50। सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट कब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के बाद से, जब एफएसएच का रोल आने लगता है। ठीक है, तो मेनोपॉज कब होता है, अराउंड द एज ऑफ 50। मेनार्क कब होता है, मेनार्क बोलते हैं जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो वो होती है अराउंड द एज ऑफ 15, 13, 14, प्यूबर्टी एज जो रहती है उस टाइम पे। आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने लेक्चर के। क्वेश्चन नंबर 60, इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन द मेमेलियन एग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज। तो ये मेम्ब्रेन होती है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा का बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है, ये पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करती है। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ना, तो वहां पे जोना पेल्यूसिडा की लेयर आ जाती है। अगर उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली एम्प्यूलरी रीजन में स्पर्म आ जाता है, मेल स्पर्म, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन स्पर्म तो बहुत सारे होते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है कि एक इजैकुलेशन में कई मिलियंस स्पर्म्स रिलीज होते हैं। तो बहुत सारे स्पर्म्स हैं, अगर बहुत सारे स्पर्म्स एक ही एग को फर्टिलाइज कर देंगे तो पॉलीस्पर्मी। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए नेचर का अपना तरीका है एग के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने से। जोना पेल्यूसिडा का काम क्या होता है, जैसे ही एक्रोसोम आता है वो लेयर्स को डाइजेस्ट करता है, तो जोना पेल्यूसिडा लेयर में एक स्पर्म की एंट्री के बाद कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, तो जो और स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री को ये ब्लॉक कर देता है। तो जोना पेल्यूसिडा टिक कर देंगे, और आपको याद रखना है कि ये पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करता है। ये वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, जोना पेल्यूसिडा प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म एक ओवा को फर्टिलाइज ना करें। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। लेक्चर ही नहीं, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत डिटेल में पढ़ा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होने वाले हार्मोन्स को पढ़ा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। अगर आपको oogenesis में डाउट्स रहते हैं ना, तो क्वेश्चन इसका जो सेकंड लेक्चर था उसमें जाके पढ़िए। oogenesis की प्रोसेस को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आई होप इस लेक्चर में कोई भी डाउट आपको नहीं रह गया है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई कि वो सॉल्व हो जाए।
इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रिपरेशन किसी एक्सटर्नल सोर्स से करनी है तो आप हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल पर जाके पेड बैचेस को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी क्लासेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेक्स्ट सीरीज तीनों ही चल रही हैं, तो वो आपको हेल्प कर देगी। इसके अलावा अगर आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम, तो वो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपना पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। कोई कमी लगी हो लेक्चर में या कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। Thanks for watching this video and stay tuned for more such videos. Varsha Bharadwaj signing off.